हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको हिंदी वर्णिका का आपके जितने भी चैप्टर है 5 चैप्टर है, पांचों चैप्टर का पूरा फुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में बता देता हूं। मात्र 10 मिनट का वीडियो है और पूरे पांचों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त। ठीक है, यहाँ से 10 से 15 नंबर आता है केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको अच्छे से रिविजन कर लो, इससे बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला नंबर क्वेश्चन से आपका मंगमा क्या बेचती थी। मंगमा क्या बेचती थी, तो आप लोग याद रखना, मंगमा दही बेचा करती थी। मंगमा दही बेचा करती थी। आंसर आपका बी नंबर। ठीक है, यहाँ पर आंसर भी मैं आपको दे दिया हूँ। अब देखो, दूसरा नंबर क्वेश्चन से आपका ढहते विश्वास के रचयिता है। ढहते विश्वास के रचयिता कौन है? सातकोड़ी होता। आंसर होगा सी नंबर, सातकोड़ी होता ढहते विश्वास के रचयिता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखो, गुणनिधि कहाँ से लौटा था। गुणनिधि कहाँ से लौटा था? कटक, कर्नाटक, कलकत्ता और बेंगलोर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कटक। गुणनिधि कटक से लौटा था। आप लोग याद रखना, कटक से लौटा था। अगला क्वेश्चन से पापति की उम्र क्या थी। देखो जी, पापति की उम्र 12 वर्ष थी। आपको पता होगा पापति की उम्र 12 वर्ष थी। आप लोग आंसर याद रखना, डी नंबर वाला होगा। अगला क्वेश्चन से आपका सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी देने का निर्णय लिया। तो 50 रुपया। आंसर होगा 50 रुपया। ऑप्शन नंबर बी। सीता के बेटियों ने सीता को कितने रुपये एक महीना का खर्च लेने का निर्णय किया, मतलब कि देने का निर्णय लिया। तो 50 रुपये, केवल 50 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन जी, धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार कौन है। धरती कब तक घूमेगी पाठ के जो लेखक के कहानीकार है उनका नाम है सामरदैया। आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, याद रखो। अगला क्वेश्चन से नगर कहानी की प्रमुख पात्र कौन है। नगर कहानी के प्रमुख पात्र पापति है, जिनकी उम्र क्या थी, जिनकी उम्र 12 वर्ष थी। ठीक है, पापति होगा। ठीक, सब लोग याद रखना, पापति। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन से आपका कि लक्ष्मी ने बांध की निगरानी करने के लिए किसको भेजा था। लक्ष्मी ने बांध की निगरानी करने के लिए अपने बड़े बेटे यचूत को भेजा था। और यहाँ पर मैं भले ही आंसर आपको सी दिया गया है, लेकिन ये सी नंबर आंसर गलत है। डी की जगह आपका ए सी प्रिंट हो गया। ठीक है, तो आंसर याद करना, यचूत को भेजा था। किसको भेजा था? यचूत को भेजा था। सभी लोग याद करना, यचूत को भेजा गया था। अगला क्वेश्चन से ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है। तो महानंदा नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है। सब लोग याद रखना। ठीक है, अब चलो अगला क्वेश्चन से देखते हैं। अगला क्वेश्चन से आपका बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो दही वाली मंगमा। ठीक है, दही वाली मंगमा पाठ के लेखक है श्रीनिवास। ठीक है, और उनका असली नाम एक आता है ना, बी आर नारायण। ठीक है, हाँ, इन्होंने अनुवाद किया था और लेखक हैं तो उसके श्रीनिवास थी, लेकिन इस कहानी का अनुवाद किया है बी आर नारायण जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ और सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ और सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। तो आंसर होगा उड़िया। ऑप्शन नंबर ए होगा जी, उड़िया। ठीक है, सब लोग याद रखना, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? ए होगा, उड़िया। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन से आपका 12 नंबर प्रश्न है कि ढहते विश्वास कहानी में कौन स्वयंसेवी दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था। ढहते विश्वास कहानी में स्वयंसेवी दल के साथ कौन बांध की मरम्मत में लगा था। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, गुणनिधि पड़ोस का लड़का था। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो माँ ईश्वर पेटलिकर द्वारा मतलब कि रचित है। ठीक है, माँ जो कहानी है वो उस कहानी के लेखक है ईश्वर पेटलिकर। ठीक है, अब देखो जी अगला प्रश्न, मंगू किस कहानी की पात्रा है। जो मंगू है वो किस कहानी की पात्र है। तो माँ कहानी की पात्र है। आंसर आपका होगा सी नंबर, माँ कहानी। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन देखें। चलो अगला क्वेश्चन से आपका है 15 नंबर, नगर किस भाषा की कहानी है। नगर किस भाषा की कहानी है। तो नगर एक तमिली भाषा की कहानी है। किसका? तमिल भाषा, यानी कि सी नंबर। ठीक है, अच्छे से रिवीजन कर लो। जो लड़के वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाले हैं। ठीक है, 2 नंबर या और 5 नंबर या सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको भी याद कर लेना। ठीक है, वही पूछेगा। इस जो ये आपको हिंदी वर्णिका बता रहे हैं इससे बाहर नहीं पूछेगा।
सामरदैया किस भाषा के कहानीकार हैं? सामरदैया किस भाषा के कहानीकार हैं? तो गुजराती भाषा के कहानीकार है, गुजराती। और माँ राजस्थानी और सामरदैया गुजराती। ठीक है, चलो आंसर क्या होगा? नहीं, एक मिनट उल्टा मैंने बता दिया। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा राजस्थानी होगा। क्या होगा? राजस्थानी। माँ चैप्टर आपका गुजराती है ना, माँ चैप्टर आपका गुजराती है और सामरदैया राजस्थानी है। ठीक है, मैंने उल्टा आपको बता दिया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, सीता के कितने पुत्र थे? बताइए तो, सीता के कितने पुत्र थे? जी देखो, सीता के 3 पुत्र थे। सीता के 3 पुत्र थे। ठीक है, सीता के कितने पुत्र थे? तो 3 पुत्र थे। सब लोग याद रखो। अब देखो अगला क्वेश्चन, दही वाली मंगवा पाठ के लेखक कौन है? देखो जी, दही वाली मंगवा पाठ के लेखक कौन है? तो हमारे श्रीनिवास के अलावा कोई हो सकता है? नहीं। 18 का आंसर आपका होगा सी नंबर होगा। अब देखो जी, अगला क्वेश्चन पूछा है, श्रीनिवास का जन्म कर्नाटक में कब हुआ? श्रीनिवास का जन्म कर्नाटक में कब हुआ था? तो 6 जून 1891 ईस्वी में, जब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ 1891 ईस्वी में, बट उनका अप्रैल में हुआ था, 14 अप्रैल 1891, और इनका 6 जून 1891। ठीक है, इसको याद रखना। अब देखो अगला प्रश्न आपका है, श्रीनिवास किस साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकार हैं? तो आंसर आपका 20 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, कन्नड़ भाषा का, क्योंकि श्रीनिवास का जो भाषा है वो कन्नड़ है। ठीक है, वो कन्नड़ भाषा की कहानी है दही वाली मंगमा, क्योंकि दही वाली मंगमा पाठ के ने लेखक है श्रीनिवास। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन से, मस्ती वेंकट अयंगार किस लेखक का नाम है? मस्ती वेंकट अयंगार किस लेखक का नाम है जी? तो याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। श्रीनिवास जी का नाम है। ठीक है, किस लेखक का नाम है? तो श्रीनिवास जी का ही है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन से 22 नंबर, 22 में प्रश्न है कि दही वाली मंगमा कहाँ से संभार ली गई है? दही वाली मंगमा कहाँ से संभार ली गई है? तो 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, उड़िया कहानियाँ। क्या होगा? उड़िया कहानियाँ, ऑप्शन नंबर ए होगा उड़िया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन से, दही वाली मंगमा कहानी का अनुवाद किसने किया? दही वाली मंगमा कहानी का अनुवाद किसने किया था? B.R. नारायण। देखो कहीं दिया है B.R. नारायण। देखो ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया B.R. नारायण, तो आप लोग समझ जाइएगा इसका आंसर क्या होगा जी? B.R. नारायण होगा। ठीक है, चलो अब देखो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि दही कौन बेचती थी? दही कौन बेचती थी? आपको पता है, दही मंगमा बेचती थी। गाँव में जाकर दही बेचा करती थी मंगमा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, रंगपा खेलता था। देखो रंगपा एक जुआड़ी था, वो जुआ खेलता था। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, रंगबा कैसा लड़का था? तो रंगबा एक जुआड़ी किस्म का लड़का था। ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में रहता है जुआड़ी किस्म का, तो जुआ यानी कि जुआड़ी। तो जुआ तो आप लोग समझते हो ना, जुआ यानी कि कोई भी मतलब कि जुआ खेलना, जैसे पैसा हार जाना, ताश हो गया, मतलब बहुत सारे जुए में हो गया, जैसे कि खेल कर पैसा बर्बाद कर हारो, उसको जुआ बोलते हैं ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है, मंगमा अपना पैसा सुरक्षित कहाँ रखना चाहती थी? मंगमा अपना पैसा सुरक्षित कहाँ रखना चाहती थी? रंगपा के पास? तो ये तो असंभव है। रंगपा के पास, बेटे के पास, क्या ये भी संभव है? नहीं, ये भी संभव नहीं। अपने पास तो नहीं रखना चाहती, क्योंकि वो फुल क्वेश्चन ही बोल रहा है कि मंगमा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? तो लेखक की माँ के पास मंगमा अपना पूरा पैसा रखना चाहती थी सुरक्षित। लेखक की माँ के पास, वहाँ पर सुरक्षित रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मंगमा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? तो बहुत लोग इसका आंसर गलत दे देते हैं, और जो मैं बताता हूँ वो आंसर ठीक ही नहीं लगाते हैं। मंगमा मखमल का ब्लाउज पहनना पसंद करती थी। बहुत लोग देखेंगे कि अरे यहाँ पर सूती दिया, तो चलो सूती पर टिक लगा देते हैं। आंसर गलत ही हो जाएगा ना, सूती का कपड़ा नहीं होगा, मखमल। आप जब पाठ को पढ़ोगे तब ना पता चलेगा। ऐसे ही अंदाजे बजे 150 मत मारा करिए, क्योंकि जब आप पाठ को पढ़ेंगे तो खुद आपको पता चलेगा कि मंगमा किस की ब्लाउज पहनना पसंद करती थी, तो मखमल की। अब देखो अगला क्वेश्चन, ढहते विश्वास कहानी के लेखक हैं। ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है जी? तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, सुजाता जी होंगे। आंसर आपका होगा बी नंबर, सुजाता जी हो जाएंगे। ठीक है, याद रखना सुजाता। अगला क्वेश्चन, सातकोड़ी होता एक प्रमुख कथाकार है। सातकोड़ी होता जो कथाकार है ना, वो आपके उड़िया भाषा के कथाकार है। आंसर होगा ए नंबर, उड़िया भाषा के कथाकार है। ठीक है,
अब देखो अगला प्रश्न, सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था। देखो जी, सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था, कमेंट करके बताइए। तो सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था, तो 29 अक्टूबर 1929। ठीक है, हाँ 29 याद रखो। देखो कितना ज़बरदस्त है, 9 9 9, तीनों में 9 होना चाहिए। इसको 2 भाग में बांट दो, इसको भी 2 भाग में, दोनों को, इन दोनों को 2 भाग में बांट दो, और ये 2 भाग में ऑलरेडी है। तो 29 19 29, इसको याद रखने का टेक्निक है कि आपको 29 तो याद रहेगा और अक्टूबर 1929। ठीक है, 3 को जिसमें 9 रहेगा उसी को आप ज़्यादा मतलब कोशिश करिएगा आंसर टिक लगाने का, देख लो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन से, ढहते विश्वास कहाँ से उद्गृहित है। ढहते विश्वास कहाँ से उद्गृहित है, तो ढहते विश्वास उड़िया भाषा के ना है। उड़िया की चर्चित कहानियाँ हैं उड़िया, उड़िया ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखो जी अगला क्वेश्चन, ढहते विश्वास कहानी का अनुवाद किसने किया। राजेंद्र प्रसाद मिश्र, ऑप्शन नंबर ए होगा राजेंद्र प्रसाद मिश्र। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। आप लोगों को मैं सब्जेक्टिव में बताया था, लक्ष्मण जो था वो कलकत्ता में नौकरी करता था और उसकी पत्नी थी लक्ष्मी। लक्ष्मी नाम था इसकी पत्नी का। ठीक है, तो वो कलकत्ता में नौकरी करता था। जितना पूछा है उतना जवाब दो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, लक्ष्मी का घर किस नदी के किनारे था। देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो देवी नदी टिक लगाइएगा, ये नहीं कि गंगा कोसी गंडक पर टिक लगा दो अच्छा दिख रहा है इसलिए नहीं, देवी नदी के बांध के नीचे हमारे लक्ष्मी जी का घर था। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखिए। तब तक आप लोगों ने देखो वीडियो लाइक किए हैं कि नहीं, वीडियो को सब लोग वीडियो को लाइक कर दो। अरे यार टेंशन मत लो एग्जाम की, माँ सरस्वती का कृपा है तो सब कुछ अच्छा जाएगा, टेंशन मत लो। हमको पता है कि आपका सोशल साइंस का द्वितीय पाली का जो पेपर था वो थोड़ा हार्ड गया था, हार्ड आया ही था पूरे, मतलब बहुत से टीचर्स जो कंप्लेन करने किए हैं और कर भी रहे हैं। ठीक है, तो मैं भी प्रयास में हूँ, लेकिन चिंता मत करो, सब ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ सही होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, महानदी के ऊपर छोर में कौन सी बांध है। महानदी के ऊपरी छोर में कौन सा बांध है, तो 35 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हीराकुंड बांध है। हीराकुंड ऑप्शन नंबर ए होगा हीराकुंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, जेबरा अनिकट में किस नदी का पानी ठहर जाता है। किस नदी का पानी ठहर जाता है, महानदी का पानी ठहर जाता है। जेबरा अनिकट में किस नदी का पानी ठहर जाता है, तो महानदी का पानी ठहर जाता है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, गांव के लड़के को इकट्ठा करके गुरुनिधि ने किस दल का गठन किया। स्वेच्छा सेवक दल। देखो तो स्वेच्छा सेवक दल, देखो सेवक दल ऑप्शन नंबर बी में दिया, यही होगा ना। हाँ सब लोग इसी पर टिक लगा ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 38 नंबर है कि बारी बारी से लड़के दलही बांध की निगरानी कर रहे थे, गांव की शहर नगर सरकार तो इसका आंसर क्या होगा जी, हाँ जी आंसर होगा गांव की निगरानी कर रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, लक्ष्मी की पत्नी का क्या नाम था। देखो यहाँ पर पूछ ही दिया, लक्ष्मण के पत्नी का क्या नाम था, सॉरी लक्ष्मण के पत्नी का क्या नाम था, लक्ष्मी था। आंसर होगा बी नंबर लक्ष्मी था। क्या था जी, लक्ष्मी था। आंसर आपका बी नंबर होगा, अच्छे से याद रखो। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी के ससुर कैसे मर गए। लक्ष्मी के जो ससुर थे वो कैसे मर गए, तो मतलब कि बांध में काम कर रहे थे तो वहाँ पर दबकर मर गए थे। आंसर आपका होगा ये डी नंबर वाला, सब लोग याद रखो डी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखो जी अगला क्वेश्चन है, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं, तो आपके गुजराती भाषा कहूँगा, क्योंकि ये माँ चैप्टर है ना, माँ चैप्टर के लेखक ईश्वर पेटलीकर, ये गुजराती होगा और सामर दैया राजस्थानी होगा। ठीक है, जस्ट अभी मैंने आपको बताया। अब देखो अगला क्वेश्चन है, खून की सगाई के लेखक कौन है। खून की सगाई के लेखक कौन है, तो हमारे ईश्वर पेटलीकर जी ही होंगे, इनके अलावा दूसरा हो ही नहीं सकता है कोई। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन है कि काला पानी की विद्या है। काला पानी की विद्या क्या है, निबंध, आलोचना, उपन्यास होगा जी। अरे यार कितना इजी क्वेश्चन है, उपन्यास होगा। ठीक है, क्या होगा, उपन्यास होगा, याद रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, माँ कहानी का अनुवाद किसने किया। माँ कहानी का अनुवाद किसने किया था, 44 का आंसर होगा गोपाल दास नागर ने किया था। गोपाल दास नागर ने किया था। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, मंगू किस कहानी की प्रमुख पात्र है।
मंगू किस कहानी की प्रमुख पात्र हैं? तो मंगू तो माँ चैप्टर का ना है। आंसर क्या होगा? आंसर आपका होगा बी नंबर वाला। ठीक है, अच्छे से याद कर लो। अब देखो जी अगला क्वेश्चन है, मंगू जन्म से क्या थी? जन्म से पागल, गूंगी, या फिर सी नंबर होगा ए और बी दोनों। तो मंगू जन्म से पागल और गूंगी दोनों थी ना, आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन, मंगू के भाई थे। मंगू के कितने भाई थे? बता सकते हैं। मंगू के केवल 2 भाई थे। ठीक है, मंगू के 2 भाई थे, यानी कि माँ के 3 संतान। अब देखो अगला क्वेश्चन है, मंगू को किसकी फिक्र रहती थी? माँ को किसकी फिक्र रहती थी? तो मंगू को फिक्र रहती थी। ठीक है, मंगू को लेकर फिक्र रहती थी माँ को हमेशा। अगला प्रश्न देखिए जी, अगला प्रश्न आपका है, अगहन का महीना माँ जी के लिए था। अगहन का महीना माँ जी के लिए बहुत ही शुभ था, क्योंकि आने वाले अगहन के महीने में मंगू ठीक हो जाएगी, ऐसा बोला गया था। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न, माँ जी अस्पताल को क्या समझती थी? धर्मशाला नहीं, गौशाला समझती थी। आंसर होगा ए नंबर, गौशाला समझती थी। अगला प्रश्न है, मंगू के कितने बहनें थी? मंगू के कितने बहनें थी? तो मंगू के कितने बहनें थी? 1 बहनें थी ना, मंगू को छोड़कर 1 बहनें थी ना। तो आंसर में दिया है 1 महीने। 1 मिनट, इस क्वेश्चन में तो काफ़ी कन्फ्यूजन है, मैं देख लेता हूँ किताब में। हाँ 1 ही दिया। ठीक है, वेरी गुड, 1 ही होगा जी। मंगू को छोड़कर नकार है, मंगू की बहनें तो 1 बहनें थी। अगर आप 2 भाई है, अगर आपसे कोई पूछे कि आपके कितने भाई हैं, तो आप बोलेंगे कि मेरा मतलब कि 2 भाई हैं, लेकिन मेरे को लेकर 2, और बोलेंगे 1 मेरा और भाई है। ठीक है, तो मंगू कितने बहनें थी? मंगू के 1 बहनें थी। मंगू कितने बहनें थी? तो 1, और मंगू को लेकर 2 होगा। ठीक है, इसका आंसर समझ लो। देखो मंगू को लेकर 2 होगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? सुजाता का असली नाम क्या है? एस रंगराजन। एस ए लगा दीजिए, एस और साथ में आपका ए रंगराजन है, तो एस केवल लगा दीजिएगा, बस मिल जाएगा एस रंगराजन। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, सुजाता का जन्म 3 मई और कब हुआ था? देखो जी, सुजाता का जो जन्म हुआ था वो 3 मई 1935 ईस्वी में हुआ था। 1935 ईस्वी में हुआ था। बैंक साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी इसी 1935 में ही हुई थी। ठीक है, अब देखो नगर कहानी कहाँ से ली गई है? नगर कहानी जो है वो कहाँ से ली गई है? तो आधुनिक तमिल कहानियाँ से ली गई है। आंसर होगा आपका सी नंबर वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन से, वल्ली अम्माल की पुत्री का नाम क्या है? वल्ली अम्माल की जो पुत्री थी उनका नाम क्या था जी? वल्ली अम्माल जी के पुत्री का क्या नाम था? पापत्ती। पापत्ती, ऑप्शन नंबर ए होगा जी, पापत्ती। ठीक है, सब लोग देख लो, वल्ली अम्माल की क्या नाम था पुत्री का? पापत्ती। अब देखो अगला क्वेश्चन है, पहले दिन पापत्ती को बहुत तेज बुखार था। आंसर होगा सी नंबर। अगला प्रश्न है कि वल्ली अम्माल को किसकी चिंता सताने लगी? तो पापत्ती को चिंता सताने लगी, पापत्ती को लेकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पापत्ती को हो गया था, पापत्ती को बुखार हुआ था, जिसको हम लोग मेनिनजाइटिक्स नामक, आप इसको मेनिनजाइटिक्स भी बोल सकते हैं, मेनिनजाइटिक्स, क्योंकि बुखार को हम लोग ये सब बुखार को ही बोलते हैं। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, इस वाले फोकस पर। ठीक है, मेनिनजाइटिक्स। ठीक है, यही होगा, यहाँ पर टी होना चाहिए लेकिन टी नहीं दिया, बट आप लोग इसको नज़र बैठा लो, यही होगा, मेनिनजाइटस दिया ना, तो यही आप लोग याद कर लो। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि बुखार तो सबको पता है, लेकिन बुखार नहीं देगा, ये दे देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वल्ली अम्माल पापत्ती को वापस कहाँ ले जाना चाहती थी? वापस कहाँ ले जाना चाहती थी? अस्पताल शहर राजधानी? नहीं जी, नहीं। इसका आंसर क्या होगा जी? इसका आंसर क्या होगा? सब लोग देखो, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, मुनाडी पट्टी ले जाना चाहती थी। देख लो, यही 2 क्वेश्चन है जो आपको फंसाएगा, और ये क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पापत्ती के ठीक होने पर वल्ली अम्माल भगवान को क्या चढ़ाने की मन्नत मांगती है? मतलब कि रेजगारी चढ़ाने की मन्नत मांगती है, रेजगारी। ठीक है, आप लोग समझोगे लड्डू बतासा, नहीं, रेजगारी चढ़ाने की मन्नत मांगती है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ में स्थित है? शायद हमको लगता है तमिलनाडु में स्थित है। हाँ जी, तमिलनाडु में स्थित है, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वल्ली अम्माल को कितने नंबर रूम में जाना था? तो रूम नंबर 48 में न जाना था, वल्ली अम्माल को रूम नंबर 48 में जाना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि सामरदैया किस भाषा के एक प्रमुख कहानीकार है? सामरदैया
तो राजस्थानी ना होगा, आंसर राजस्थानी होगा। देखो सी नंबर में दिया राजस्थानी, दिया है कि नहीं दिया राजस्थानी, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक है। धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है, तो सामरदैया है। आंसर आपका सी नंबर होगा सामरदैया, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी का अनुवाद किसने किया था। खुद स्वयं सामरदैया नहीं किया था, स्वयं सामरदैया नहीं किया था, सामरदैया नहीं किया था, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 66 नंबर क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी कहानी कहाँ से ली गई है। धरती कब तक घूमेगी कहानी कहाँ से ली गई है, तो आपका क्या होगा, देख लो राजस्थानी कहीं दिया है कि नहीं, राजस्थानी दिया होगा, देख लो कहीं ना कहीं ज़रूर दिया होगा। हाँ ये देखो समकालीन भारतीय साहित्य से लिया गया, आंसर आपका होगा सी नंबर वाला, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था। सीता के बड़े लड़के का नाम था कैलाश, कैलाश नाम था ना। सीता के सबसे बड़े लड़के का क्या नाम था, कैलाश नाम था। आंसर होगा सी नंबर, इसको याद रखो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है सीता के कितने बेटे थे। सीता के कितने बेटे थे, सीता के 3 बेटे थे, कुल 3 बेटे थे, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कैलाश की पत्नी का नाम। कैलाश की पत्नी का नाम था राधा, राधा नाम था जी। कैलाश की पत्नी का क्या नाम था, राधा नाम था, याद रखो। अब देखो अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम। सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम तो शायद बिज्जू था ना, बिज्जू नाम था सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न आपका है सीता को क्या सिकुड़ता सा नजर आ रहा था, तो घर धरती गांव आकाश। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, घर सिकुड़ता हुआ सा नजर आ रहा था। अगला क्वेश्चन है सीता के बेटे ने कितने रुपये महीने देने का निर्णय लिया, देने का निर्णय कितने लिया। तो आंसर आपका होगा 72 का आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर 150 रुपये। 150 का मतलब समझते हैं ना, 150 रुपया, 150 रुपया, ठीक है, याद रखना, ठीक है। एक महीने में खर्च देने का निर्णय लिया। अब देखो अगला क्वेश्चन जो अंतिम प्रश्न है कि सीता खुद को क्या मानती थी। सीता खुद को मतलब कि क्या मानती थी, भिखरानी मानती थी। आंसर आपका होगा सी नंबर, ठीक है। तो जितना भी प्रश्न बताओ उसी में से सब पूछेगा, ठीक है। ये पूरे 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूरे 5 पार्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हिंदी वर्णिका का है, किसका है, हिंदी वर्णिका का है, हिंदी वर्णिका का है, ठीक है। तो सब लोग वीडियो को लाइक कर साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी जस्ट आपको मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाला हूँ, ठीक है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बस एक बार देख लोगे तो पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है।